हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी अनस्टॉपेबल्स पे। दोस्तों, हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ मुद्दे चलते रहते हैं और इस मुद्दे का कंटिन्यूएशन अभी पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही न्यू एनसीईआरटी जिसकी अपडेट्स हो रही है और उसके कंटेक्स्ट में कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया, उसी में ही एक अपडेशन आया। ये अपडेशन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नवीन पटनायक साहब, इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के द्वारा जो नई बुक्स पब्लिश की जा रही है उसमें पईका विद्रोह यानी कि पईका रिवेलियन करके एक रिवेलियन था, उसको हटाया जा रहा है और उड़ीसा की हिस्ट्री के अंदर जो उड़ीसा के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था उसको एनसीईआरटी हटा के बहुत ज्यादती कर रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हम ये देखने की कोशिश करेंगे आज की इस सेशन में कि पईका विद्रोह क्या है। पहले तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और एनसीईआरटी के अपडेट्स जिसके ऊपर हमने पहले भी एक और सेशन लिया हुआ था जहां मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे अकबर के कंटेक्स्ट में, औरंगजेब के कंटेक्स्ट में, उनकी धार्मिक नीति में हम ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की सीरीज भी लेके आएंगे। पर मुद्दा आज के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे पईका रिबेलियन इन न्यूज। दिस इज मी प्रतीक नायक, मैं आपको स्वागत करता हूं अन अकेडमी अनस्टॉपेबल चैनल के ऊपर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं नवीन पटनायक साहब, उन्होंने ये जो एनसीईआरटी के अंदर पईका रिबेलियन का जो ओमिशन हुआ है उसके कंटेक्स्ट में ट्वीट किया था। खैर ओमिशन नहीं है, एनसीईआरटी ने इसके ऊपर क्लैरिटी दी, मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मुद्दा ये आता है, हमको यहाँ से दो चीजें देखनी है। पहले तो समझने की आवश्यकता है व्हाट इज पईका रिबेलियन, ये क्या है। खैर ये वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ क्लासेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं विथ अपडेटेड नोट्स, मटेरियल्स, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। अभी आपको 19,999 रुपीज के अंदर 12 मंथ्स तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है और उसमें भी आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा एक साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर। अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो पीएन लाइव, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, जीएससी से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन मिलेगा, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है। ये हमारी एक अलग से वीकेंड से ऑफरिंग्स है आप सबके लिए, तो आप इसके अंदर भी प्लान कर सकते हो। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो कोई भी बैच में कितनी भी बार यहाँ सेशंस को भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो, इंग्लिश में देखना चाहते हो, इंग्लिश में देखना चाहते हो, द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू। ये हमारा एक ऐसा मॉडल है जहां आप एक बार सब्सक्रिप्शन लो, कितने भी बैचेस में, कितने भी क्लासेस को कितनी भी बार आप एक्सेस कर सकते हो, लाइव रिकॉर्डिंग जैसा आपको मन करता है वैसे। इसके सिवाय अगर आप ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे होंगे, ऑब्वियस है कि यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल का खुद का इंपॉर्टेंस है, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शनल है। पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबेड, ये सब ऑप्शनल्स आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री मैं खुद पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री का मेरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड का एक पूरा मॉडल है जहां हम लोग आंसर राइटिंग के साथ जो फाउंडेशन है, ऑलमोस्ट 600 प्लस आवर्स का कवरेज मैं हिस्ट्री के अंदर आपको कराता हूं। तो अगर आप ऑप्शनल के साथ भी तैयारी करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए। जीएस और ऑप्शनल का दोनों का साथ में टुगेदर है। इसमें भी आप ये कोड यूज करिएगा पीएन लाइव, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आज की तारीख में 27,999 के अंदर अवेलेबल है, तो इसका भी आप जरूर से लाभ उठाइए। बाकी हमारी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो आपको यहाँ पे अपडेटेड नोट्स मिलती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स मिलती है, अन अकेडमी की टीम और टॉप एजुकेटर्स की तरह जो खुद के नोट्स है, बुक्स है, वो भी आपको मिलेगी। मृणाल पटेल सर की, सुदर्शन गुर्जर सर की, या हमारे और भी जो नोट्स मटेरियल है ये आपको डिलीवर कराई जाएगी। तो जरूर से लाभ उठाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। अब मुद्दे की बात के ऊपर चले जाते हैं, वो है पईका रिबेलियन के कंटेक्स्ट में कि ये जो पईका रिबेलियन है ये क्या है, इसकी कहानी किस तरह से चली हुई है और इसको क्यों इस तरह से इतिहास में देखा जाता है। राइट, ओके। तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पईका रिबेलियन एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज। देखिए, न्यूज में क्यों था उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। बट हमें यह भी देखना है कि पईका रिबेलियन की स्टोरी किस तरह से चलती है। राइट, तो आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के बारे में, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। और ब्रिटिश कन्क्वेस्ट की कहानी अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी में होगी तो भारत में जब ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश राज के तहत में
ब्रिटिश ने भारत में ग्रेजुअल कॉन्क्वेस्ट किया है, राइट सर, ठीक है। तो वी विल सी कि एज एंड व्हेन द टाइम विल प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय का पहिया आगे जाएगा वैसे वैसे हमें पता चलता है कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट होने की शुरुआत हुई। अब ये ब्रिटिश कन्क्वेस्ट वी विल सी कि इनिशियली कहाँ से होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इतिहास पता होगा, सो द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल से इन्होंने शुरू किया, प्लासी किया, बक्सर किया, उसके बाद इन्होंने मैसूर को डिफीट किया। मैसूर के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि इन्होंने दक्षिण भारत में हैदराबाद या कर्नाटक जैसे राज्यों को भी अपना अलाई बना दिया था, उनके अंदर किंग मेकर्स के रूप में अंग्रेज आए थे। और आखिर में 1803 के आसपास वी विल सी कि ब्रिटिश ने मराठास को सबड्यू करना शुरू किया। खैर मराठास का जो फाइनल डिक्लाइन होता है वो तो 1818 के आसपास होगा, बट इन ओवरऑल जॉनरे अगर आप इतिहास के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो मराठास का पतन 1803 से ही हो गया था, क्योंकि पेशवा बाजीराव टू ने सब्सिडियरी अलायंस की थी। इंटरेस्टिंगली जब मराठास हारे तो मराठास कटक से लेके अटक तक एक टाइम के ऊपर अपना साम्राज्य बना के बैठे हुए थे। और आप देखने की कोशिश करिए कि कटक विच इज अ पार्ट ऑफ उड़ीसा वॉज पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, है ना। इतिहास में आपको ऐसी चीज देखने को मिलती है कि ये जो कटक वाला विस्तार है वो भी मराठा साम्राज्य का पार्ट था, उड़ीसा वाला। हुआ ये कि ब्रिटिश ने जैसे ही उड़ीसा में, क्योंकि मराठा हार गए, मराठा एंग्लो मराठा वॉर में पराजित होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके ब्रिटिश कन्क्वेस्ट की शुरुआत हुई। एक कर्नल थे, कर्नल हारकोट, इनके द्वारा वी विल सी कि उड़ीसा के ऊपर अपना दबदबा बनाया गया। और उड़ीसा के जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, यानी कि स्थानिक राजा लोग हुआ करते थे, उन सबों को ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। सो बिकॉज द लोकल रूलर्स वर फिनिश्ड ऑफ, तो वी विल सी कि उनमें से ही आपको पता चलता है कि एक ग्रुप हुआ करता था जिसे हम लोग कहते हैं पैकास, है ना। पैकास कौन थे? देवर फुट सोल्जर्स, है ना। ये मूलतः से पायदल के लोग थे, इन्फेंट्री के लोग हुआ करते थे। इन सबों की दशा ऐसी हो गई कि ये इनकी जॉब चली गई और इनके रिसोर्सेज खत्म हो गए। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के बाद ये अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, इट इज बट ऑब्वियस। और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड ग्रेजुअली वी विल सी कि ब्रिटिश इंटरफियरेंस, इनके द्वारा विद्रोह हुआ। ये विद्रोह को ही हम लोग पैका रेबेलियन के रूप में कहते हैं, राइट, ओके। तो अगर आप टाइमलाइन में देखने की कोशिश करोगे, व्हेन यू विल सी इट इन द फॉर्म ऑफ टाइमलाइन, यू विल कम टू नो कि 1817 में, 1817 में ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के रूप में पैका रेबेलियन हुआ। अब 1817 में हो गया तो चर्चा में क्यों है, तो उसके पीछे का कारण है। आप देखिए 1817 में पैका रिबेलियन हुआ। आप जब ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के केस में देखोगे तो आपको बहुत बार सिविलियन पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। खास करके अगर आप इतिहास के अंदर उठा के देखोगे तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को। पर बाकी जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, से फॉर एग्जांपल फाउंडेशन के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं, उनको ब्रिटिश रेजिस्टेंस के बारे में या इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के बारे में कम पढ़ाया जाता है या कम बताया जाता है। 1857 तो सबको पता है कि भाई 1857 में स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम हुई थी, या सिपाही म्यूटिनी के रूप में इसको कंसीडर करते हैं। पर ये जो लोकल रेजिस्टेंस थे इनको कवर नहीं किया जाता था, राइट, ओके। तो कम एनसीईआरटीज की किताबों में भी कंपैरेटिवली आपको लेसर उसके ऊपर डिस्कशंस मिलती थी, राइट। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे सिलेबस अपडेट हुआ तो इसके ऊपर डिबेट चली, कुछ लोगों ने मांग की। 1817 में विद्रोह हुआ था, इसके एग्जैक्टली 200 ईयर्स कवर हुए। 200 ईयर्स कब कंप्लीट हुए? 2017 में, राइट। तो 1817 में ये विद्रोह किया था पहली बार पैकों ने। अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको ये पैका विद्रोह क्या था। 2017 में इसके 200 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे। तो उड़ीसा में तब बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल की, सर, ठीक है। नवीन बाबू खुद चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने उस टाइम पे उनके एमपीज और उनके जो लीडर्स थे उन्होंने मांग यही की थी कि भाई देखो, एक इतना इंपॉर्टेंट रिबेलियन है, उड़ीसा से बिलोंग करता है, तो उसको आप इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस आपको देना चाहिए, सर, ठीक है। इसको दर्जा देना चाहिए, इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये 1857 के भी 40 साल पहले हो गया था, राइट, ओके। आप इसको देखिए कि 1857 के रिवॉल्ट को हम आज की तारीख में भी इतिहास के अंदर ये मानते हैं कि इट वॉज सीन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस। ये तो उसके भी 40 साल पहले हुआ था, तो अगर ये उसके भी 40 साल पहले हुआ तो इट शुड बी कंसीडर इन दिस वे अराउंड, सर, ठीक है। खैर बात आगे चली इसके ऊपर। फिर 2019 में हमारे तात्कालिक प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद साहब, सर, ठीक है ना, तब उस टाइम पे हुआ करते थे। इन्होंने 2019 के अंदर इसके ये जगह जो है खुर्दा करके एक जगह है उड़ीसा के अंदर, खुर्दा स्टेट हुआ करता था, इसको खुर्दा अपराइजिंग के रूप में भी पहचानते हैं। ये खुर्दा स्टेट के जो जगह है वहाँ पे ये जो अपराइजिंग हुआ था
वहाँ पे एक मेमोरियल भी बनाया सर, ठीक है। तो हमारे तात्कालिक प्रेसिडेंट साहब गए थे, कोविंद साहब सर, ठीक है, एंड ही हैड गॉन देयर टू ले अ फाउंडेशन स्टोन फॉर द मेमोरियल टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पाइकास इन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और 2019 से लेके 2020-21 तक आते आते इसके ऊपर डिबेट भी चल गई। डिबेट का विषय भी यही था कि भाई इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कैन इट बी कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस और नॉट? वाई? बिकॉज देवर मेनी पीपल हु वर डिमांडिंग इट, है ना। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको तो इस तरह से ही कंसीडर करना चाहिए, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। और नहीं करेंगे तो फिर नुकसान है एक तरह से, आप देखिए सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सारे पॉइंट ऑफ से भी। तो इसके ऊपर चर्चा हुई, विचारणा हुई, डिस्कशंस हुई, डिबेट होती है सर, ठीक है, और बातें चलती रही, लोग जुड़ते गए सर, ठीक है। अब इसके ऊपर फाइनली पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि भाई देखो इसको हम लोग एनसीईआरटी में इंक्लूड कर देंगे एज अ चैप्टर, है ना, एज अ स्पेशल केस स्टडी सर, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको इंक्लूड भी किया है। तो मूलतः से डिबेट ये थी कि एनसीईआरटी में आ चुका है। आपकी ये जो नई एनसीईआरटी का जो अपडेटेड वर्जन था, अवर पास्ट 3 करके जो किताब आती है स्टैंडर्ड 8 की, उसमें इसको ऐड कर दिया था। अवर पास 3 में इट वाज ऑलरेडी एडेड अपॉन। अब मुद्दा यहाँ पे आता है कि अगर ऑलरेडी अवर पास 3 के अंदर ऐड करके रखा हुआ है, इट वाज ऑलरेडी एडेड अपॉन इनटू, देन व्हाई दिस इश्यू केम अप? ये इश्यू क्यों हुआ कि भाई अब हटा दिया गया है? तो देखिए एनसीईआरटी में रिवीजन हुआ, मैंने अभी आपको बताया। ये रिवीजन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर हो रहा है। अभी छठे कक्षा की, 7वें कक्षा की ये जो नई किताबें आ रही है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड करके उसके टाइटल के साथ आपको मिलेगी, उसमें 6, 7, 8 में जो आ रही है उसमें ये अपडेट्स हुए हैं। तो उसमें ये पता चला है कि ये हटा दिया गया है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर इसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, कोविंद साहब जो थे, इन्होंने इसको लेके तो एक पूरा मेमोरियल का फाउंडेशन भी रख दिया था 2019 के अंदर ही। ये 2019 के न्यूज़ है सर, ठीक है। फिर 2021 में हमारी पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिबेट भी हुई सर, ओके। और डिबेट में ये कहा गया कि पैका विद्रोह नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस सर, ओके। तो उस पीरियड में हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कल्चर मिनिस्टर थे जी किशन रेड्डी साहब, उन्होंने राज्यसभा के अंदर ये बताया था। तब बीजेडी के ही एक एमपी थे प्रशांत नंदा, इन्होंने ये पूछा था कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब देखिए मुद्दा इस तरह से आता रहता है कि अगर हम लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, तो भी एनसीईआरटी ने इसको एक केस स्टडी के रूप में अपनी किताब में इंक्लूड किया है। तो अगर आप अवर पास्ट जो 3 मैंने आपको बताया ना, ये वाली बुक है सर, ठीक है, इसको अगर आप पढ़ोगे आज की तारीख में, नई एनसीईआरटी है, उसके बाद ये 2005 वाली है बाय द वे सर, ठीक है, और ये 2025 वाली है। अब ये अभी के बाद से इसको अपडेट किया जा रहा है। तो इसमें ये जो खुर्दा अपराइजिंग है उसको अच्छी तरह से केस स्टडी के रूप में ये पूरा दिया हुआ है। तो हम लोग के लिए बैकवर्ड लिंकेजेस हो जाती है। आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पैका रिबेलियन एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड सर, ठीक है। तो पहला तो टर्म आपको बता देता हूं कि व्हाट आर द और व्हाट इज द टर्म पैका रिलेटेड टू एंड हु आर द टर्म पैकास, ओके। तो याद रखिएगा दोस्तों, पैकास आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज पैकोस, है ना, यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, जिनको फुट सोल्जर्स के रूप में पूछा जाता है सर, ठीक है ना। तो आपको यूपीएससी पीटी के अंदर आपको फैक्ट पूछ सकता है कि भाई पैको किसको कहते थे बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन हिस्ट्री। हम लोग को तो बैकवर्ड लिंकेजेस पता होनी चाहिए। देखिए कोई भी करंट का टॉपिक होगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको हिस्ट्री के अंदर उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस पता चल जानी चाहिए सर, ओके। करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ना शुरू कर दो, वहां से ही आपके सवाल बनते रहेंगे। तो आपको यूपीएससी पूछेगा कि ये पैकोस कौन है, तब हम लोग गरबे कर रहे होंगे, राइट। तो देवर द फुट सोल्जर्स किसके अंडर में हुआ करते थे? ये बेसिकली उड़ीसा स्टेट में थे। तो उड़ीसा में तो बेसिकली खुर्दा तो एक छोटा राज्य था जहाँ पे ये विद्रोह हुआ था, पर उड़ीसा में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते हैं गजपति डायनेस्टी। आप में से कितने लोग जानते होंगे गजपतिस के बारे में, नहीं पता, पर गजपतिस वर वेरी प्रोमिनेंट डायनेस्टी, रूलिंग डायनेस्टी इन उड़ीसा। ये 17th सेंचुरी तक बड़े प्रोमिनेंस में रहे सर, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है ये 16th सेंचुरी के ट्रांजिशन तक रहे, फिर धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हो गया और फिर रीजनल स्टेट्स आपको मिल जाते हैं, राइट, ओके। तो वहां से ही आपको मिलते हैं और इनको, है ना, राजा लोग रेंट फ्री लैंड देते थे। रेंट फ्री लैंड का मतलब है एक तरह से जागीर सर, ठीक है। तो आपने राजा को सर्विस दी है, राजा आपको लैंड दे रहा है, कह रहा है कि भाई देखो तुमने हमने सेवा दी है, तो इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विसेज वी आर गिविंग यू दिस रेंट फ्री लैंड।
आप ये अल्टीमेटली इसके यहाँ पे खेती वेती करिए, रेवेन्यू करिए और हम लोग को सेवा दीजिए। अब सवाल ये आता है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि ये टूटी कैसे? तो मैंने आपको बताने की कोशिश की ना कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो शुरू ही होती है ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। और ब्रिटिश जैसे ही घुसे उन्होंने ये खुर्दा स्टेट के अंदर हंगामा करना शुरू किया। अब ये कैसे घुसे ब्रिटिश सर, ठीक है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश की कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया होने की शुरुआत हुई, कब होनी शुरू हो गई? 1803 के आसपास, राइट। क्यों? क्योंकि 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है जिसमें पेशवा बाजीराव टू, जो एक टाइम के ऊपर मराठा साम्राज्य के आखिर के पेशवा थे, वो ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस करके आए थे। अब आप पूछोगे सब्सिडरी अलायंस क्या है? कि इट वाज अ ट्रीटी साइंड बाय द ब्रिटिश अंडर विच पेशवा बाजीराव टू हैड टू गिव अप सर्टेन claims on foreign affairs and his protection will be given by the British, क्योंकि उनकी अपने ही मराठा सरदारों के साथ लड़ाई चल रही थी। इसी के चक्कर में ब्रिटिश ने पेशवा को प्रोटेक्शन तो दिया पर उनसे बहुत सारी पावर रिसोर्सेस ले लिए। उड़ीसा के ऊपर भी ब्रिटिश दबदबा की एस्टैब्लिशमेंट हुई। एक कर्नल थे, कर्नल हारकोट, इन्होंने 1803 के अंदर मराठा को पराजित करके, कहानी ऐसे आपको देखने को मिलती रहती है कि वहाँ जो उड़ीसा वाला रीजन है वहाँ पे दबदबा बनाया। अब उड़ीसा में मैंने बताया पहले मराठा थे, मराठा के नीचे तो छोटे राजा थे। उसमें एक राजा आता था खुर्दा, खुर्दा करके एक स्टेट था। ये खुर्दा के इमीडिएट राजा थे, उनका नाम था मुकुंद देव। अब आप पूछोगे मुकुंद देव तो बहुत छोटे राजा थे, वो माइनर किंग बाय द वे सर, ठीक है। उन्होंने विद्रोह नहीं किया है, उनके अंडर में आने वाले पैको ने विद्रोह किया। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? अब देखिए एनसीईआरटी इसके कंटेक्स्ट में यही तो बता रही है कि मच बिफोर द इवेंट ऑफ 1857 there had already taken an event of a similar nature in a place called as Khurda in 1817. Here it would be instructive for us to study that event and reflect on the resentment against the colonial policy. फिर आगे देखिए, यहाँ पे मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। Khurda, a small kingdom that the British built up in the 16th century in the southeastern part of Odisha, was well populated, cultivated territory, 105 gards, 60 large villages, and around 100 small villages. Its king Raja Brij Kishore Dev gave up the possessions of 4 of Pargana, the superintendents of Jagannath temple and administration, to 14 princely states to the Marathas under the fortune. अब आप देखिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने मराठास को बहुत सारी जगहें, जमीनें, लैंड दे दी थी, क्योंकि इंक्लूडिंग जगन्नाथ टेम्पल जो सबसे प्रोमिनेंट था। इन्हीं के ही बेटे थे जिनका नाम था मुकुंद देव। मुकुंद देव को ऐसा था कि भाई देखो हमारी तो हालत खराब हो गई है, मराठा आधा हमारा रिसोर्सेस लेके चले गए थे और उनको ये लग रहा था कि बिकॉज अब एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो हम हमारी टेरिटरीज को वापस ले सकते हैं, जगन्नाथ टेम्पल को भी वापस ले सकते हैं। आप देखिए जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर आपको पूछा जा सकता है कि मराठास का क्लेम था कि नहीं था, तो 18 सेंचुरी में मराठास का भी क्लेम आ चुका है सर, ठीक है। अब कहानी ये चलती रहती है कि बट आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा इन 1803 द ब्रिटिश शोड नो इंक्लिनेशन टू ऑब्लाइज हिम ऑन द आइदर स्कोर। अब देखिए देखने वाली बात यह है कि ब्रिटिश ने उड़ीसा के स्थानिक राज्यों को ये कहा था कि भाई हम आपको जगन्नाथ टेम्पल वापस दे देंगे, एक बार मराठास को डिफीट कर देने दो, बट ये तो किया नहीं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इन सब परिस्थिति के कारण ये जो मुकुंद देव हुआ करते थे उनके अंदर रिजेंटमेंट था। उनको ये लग रहा था कि भाई देखो हमने ब्रिटिश को एक तरह से मराठास को डिफीट करने में भी मदद की है और हमको तो कुछ वापस मिल ही नहीं रहा है सर, ठीक है। तो इस तरह से वी विल सी कि मुकुंद देव और उनके फैमिली में कुछ लोग थे जिन्होंने ये प्लान किया कि हम वी विल सी की विद्रोह करेंगे। इंटरेस्टिंगली कहानी आपको यहाँ पे ये मिलती रहती है कि मुकुंदेव 1803 के बाद ही प्लान कर रहे थे विद्रोह करने के लिए, पर मुकुंदेव खुद तो उतने पावरफुल नहीं थे सर, ठीक है। तो उनके एक कस्टोडियन हुआ करते थे जिनका नाम था जय राजगुरु। जय राजगुरु कौन थे? तो ही वॉज दी वी कैन से रीजेंट ऑफ मुकुंद देव सर, काइंड ऑफ, विल सी कि उनके ऊपर सुपरवाइज कर रहे थे। और उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भाई देखो आपने तो कहा था कि आप टेम्पल वापस दे दोगे, मराठास अब हार गए हैं, आपने हमसे जो लैंड मराठास ने हमसे जो लैंड ली थी वो भी आप हमको वापस करने वाले थे, पर आपने तो हमको कुछ दिया नहीं सर, ठीक है ना। आप हमको पैसे देने वाले थे वो भी नहीं दिए। तो ब्रिटिश हैड प्रॉमिस द लोकल रूलर्स कि भाई हम आपको लैंड दे देंगे, हम आपको टेम्पल वापस दे देंगे, वहां पे आपको कंट्रोल दे देंगे सर, क्योंकि अब मराठे पराजित हो चुके हैं। पर वो तो मिला नहीं उड़ीसा के जो स्थानिक राज्य थे उनको, खुर्दा को। और इसी के कारण वी विल सी कि 1806 में ही खुर्दा में एक छोटा अपराइजिंग हुआ था। अपराइजिंग का मतलब ये होता है कि ये स्थानिक राजाओं ने विद्रोह किया था, बट दे वर सप्रेस्ड अपॉन सर, ठीक है। 1806 के बाद आप देखोगे तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट और टाइट हुआ।
ब्रिटिश ने ये विद्रोह को तो शांत कर दिया, द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द रिबेलियंस अराउंड, बट वी विल ऑल्सो फाइंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है और मजबूत हो जाता है सर, ठीक है। और ये जितना ही कंसोलिडेट होगा इन सब के कारण पैकास विद्रोह हुए। अब पैका का विद्रोह तो एग्जैक्टली 1817 के अंदर होता है। मुद्दा आता है कि क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो देखिए घुमा फिरा के वही कहानी है। 1806 के बाद ब्रिटिश कन्क्वेस्ट और पावरफुल हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उड़ीसा के अंदर और वी कैन से कंसोलिडेट होता है, वहां पे अब मजबूती से गहरे रूप से आने शुरू हो जाएंगे और उसके कारण वहां के लोगों को आर्थिक रूप से सकड़ामण होगी, ऑब्वियस है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो ट्रेडिशनल पैकाज हुआ करते थे उड़ीसा स्टेट की या खुर्दा स्टेट की आर्मी में, उनको डिसबैंड कर दिया गया क्योंकि कंपनी ने कहा जमीन अब हमारी है सर, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे हाथ में है, करेंसी हम चलाएंगे। यहाँ के जो स्थानिक जागीरदार है, जो पुराने शासक हुआ करते थे, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, अब हमारी चलेगी सर, ठीक है। सो द ब्रिटिश बाय 1806 टू 1817 दे ट्राइड टू इम्पोज देयर रूल डायरेक्टली ऑन उड़ीसा। इंटरेस्टिंगली आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि नहीं पता होगा, पर 1813 में कानून पास किया गया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये कानून बड़ा सिग्निफिकेंट है भारतीय इतिहास के लिए। क्यों? क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद अब ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज क्लियर हो गई थी कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों का एनेक्सेशन होना चाहिए विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि भाई देखो अब हमारा साम्राज्य बनना चाहिए सर, ओके। और साम्राज्य के कंटेक्स्ट में अब हम लोग बड़ा वी विल सी कि एम्पायर क्रिएट करेंगे सो दैट वी कैन हैव मोर रिसोर्सेज, मोर टेरिटरी, मोर पावर अंडर अवर कंट्रोल। दिस उड़ीसा वाला रीजन जो है जहां पे आपके कितने सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। तो 1813 के बाद भारत में गवर्नर आता है जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। नाम याद रखेगा, आपको ये पूछा जाएगा सर, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स बता रहा हूं। 1813 से लेके 1823 तक गवर्नर के रूप में रहता है, ऑलमोस्ट 10 साल तक ये गवर्नर के रूप में रहेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये। और ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है ये 1813 से 23 तक जब गवर्नर के रूप में कार्य करने की शुरुआत करेगा, इसी के टाइम पे पैकों ने विद्रोह किया। क्यों किया? तो आप देखिए राजा की साम्राज्य तो खत्म हो गई है, राजा की साम्राज्य खत्म हो गई है, राजा खुद 1806 में विद्रोह करके बैठ चुके हैं पर उनको कुछ मिला नहीं, राइट, ओके। एंड दिस क्रिएटेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके, ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल वी कैन से रिसोर्सेज। और ये पैकों को जो जागीर मिली थी वो भी चलेगी। अब मैंने बताया पैक कौन थे, तो पैक्स वर कॉल्ड एज फुट सोल्जर्स। ये तो बेसिकली सेनापति थे। इनमें ही एक सेनापति थे जिनका नाम था बख्शी जगबंधु। क्या नाम था? बख्शी जगबंधु या बख्शी विद्याधर जगबंधु महापात्र, जिन्होंने ये विद्रोह को शुरू किया था, राइट सर, ठीक है। तो देखिए कहानी आपको यहां से ये देखने को मिलती रहती है। एनसीईआरटी क्या कहती है मैं आपको बता रहा हूं। सून आफ्टर टेकिंग ओवर खुर्दा द ब्रिटिश पॉलिसी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर्स। इट बिटरली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ एक्स मिलिशिया ऑफ द स्टेट द पैक्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैक्स की बात की गई है, राइट, ओके। द सीवियरिटी ऑफ रेवेन्यू एंड द ऑपरेसिव वे ऑफ कलेक्शन, सर, ठीक है ना, ये सब कुछ बढ़ना शुरू हो गया। कंपाउंडेड ऑन द अकाउंट ऑफ अनरिजनेबल सर्विसेज एज वेल। Consequently, there was a large-scale desertion of people from खुर्दा between 1805 to 1817। 1805 के बाद मैंने बताया कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ज्यादा और स्ट्रांग होगा तो लोग फिर वहां से चल गए सर, ठीक है। Yet the British went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either productive capacity of the land or paying the capacity of the रैयत्स। अब देखिए ब्रिटिश की जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी लागू हो रही है, जमींदारी सिस्टम आपको पता होगा, रैयतवादी सिस्टम आपको पता होगा, और ब्रिटिश ने तो कभी ध्यान रखा नहीं है कि वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से, तो दे यूज्ड टू इंक्रीज द रेवेन्यू, तो वहां के किसानों को भी प्रॉब्लम हो रही है, राइट, ओके। नो लीनियंसी वाज शोन इवन इन द केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज विच उड़ीसा फ्रीक्वेंटली वॉज प्रोन टू। आप सबको पता ही है कि भाई ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज कैसी हुआ करती थी, तो ब्रिटिश की ऐसी हुआ करती थी जहां ब्रिटिश नेवर अलाउड रिमिशन। अगर कहीं बारिश ज्यादा हो गई है, उड़ीसा में तो साइक्लोनिक डिजास्टर्स आते रहते थे, उस पीरियड में भी आते थे, तो ब्रिटिश ने रेवेन्यू में कभी माफी नहीं दी। इसी के कारण तो आप देखिए कि सत्याग्रह हो रहे हैं भारत में 20th सेंचुरी में भी। रेदर द लैंड्स ऑफ द डिफॉल्टर्स वर सोल्ड ऑफ टू द स्कीमिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स और स्पेकुलेटर्स फ्रॉम बंगाल, है ना, कि जो पैसा नहीं दे पा रहा है उनकी जमीन। तो देखिए लोकल्स भी अंग्रेजों से नाराज हो चुके हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। आगे क्या लिखता है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी लिखता है कि द हेरिडेटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिस्पोज्ड किंग जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मबर राई, है ना, इतना पूरा नाम है इनका सर, ठीक है ना। मैं थोड़ी दूसरी पेन यूज कर देते हैं सो दैट आपको चीजें समझ में आएगी सर, ठीक है। क्या लिखा गया है कि जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मबर
राय या बक्सी जगबंधु, इनको इस नाम से पहचानते हैं, आप खाली बक्सी जगबंधु नाम याद रखेगा। एज ही वॉज पॉपुलर नॉन वॉज वन ऑफ द डिस्पोजर्स लैंड होल्डर्स, ही इन फैक्ट हैड बिकम अ बेगर, मतलब खुद बेगर बन गए थे, भिक्षुक बन गए थे। नियरली 2 years सर्वाइव्ड ऑन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पीपल ऑफ खुर्दा बिफोर डिसाइडिंग टू फाइट ऑफ द ग्रीवेंसेस। अब देखिए अंग्रेजों के सामने ये जो पईका रिबेलियन है उसमें खाली एक रीजन नहीं था, है ना, आपको नॉर्मली रीजंस के केस में क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाई दिस रिबेलियन टुक प्लेस। तो देखिए रिबेलियन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अब खाली आप ये मत सोचिएगा कि भाई एक रीजंस के कारण पईकों ने विद्रोह किया था या वहां के सामान्य लोगों ने, सर, ठीक है। ओवर द years what added to the grievances were the introduction of सिक्का रुपया। अब देखिए ये आपको पूछा जाएगा व्हाट इज सिक्का, हम कॉइन्स कहते हैं ना, वो जो रूपी है, सिल्वर करेंसी है। अब पहले उड़ीसा की अपनी करेंसी चलती थी, ब्रिटिश ने अपनी करेंसी लेके आए तो उसमें प्रॉब्लम हो गया, सर, ठीक है। द इंसिस्टेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द न्यू करेंसी, लोकल्स को कहा गया कि तुमको नई करेंसी में ही पैसा देना है। अब किसी के पास पुरानी करेंसी पड़ी हो वो स्वीकारी नहीं जाएगी तो तुम ऐसे ही गरीब बन जाओगे, सर। अब नई करेंसी कहाँ से लेके आएंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, किसी से उधार मांग के रेवेन्यू देनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी लैंड चली जाएगी, सर, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड राइस इन द प्राइसेस ऑफ फूड स्टफ एंड सॉल्ट which had become far-fetched following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt makers of Odisha were deprived of making salt. Okay, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंग्रेजों की एक नीति रही है भारतीय इतिहास के केस में, वो है सॉल्ट पॉलिसी, सर, ठीक है ना। आप सबको पता ही होगा कि ब्रिटिश ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल द नेचुरल रिसोर्सेज एंड सॉल्ट वाज वन सच नेचुरल रिसोर्सेज जिसके माध्यम से इनको मोनोपलाइजेशन मिलता है। गांधी जी 1930 में इसी के कारण नमक सत्याग्रह करते हैं, क्योंकि गांधी को भी ये समझ में आ गया था कि सॉल्ट वॉज यूनिवर्सल, वी कैन से इश्यू दैट वाज अफेक्टिंग ऑल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। भारत की जितनी भी जनता है उन सब के ऊपर असर कर रहा है, राइट और रॉन्ग, सर, ठीक है। आप देखिए कि इवन पईकों ने, क्योंकि उड़ीसा तो आपका कोस्टल एरिया है, ऑब्वियस है, सर, ठीक है। तो उड़ीसा बीइंग एन कोस्टल एरिया, इजीली वहां पे तो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर, ठीक है। एंड आप समझ सकते हो कि ये कोस्टल एरिया में जब आपके यहाँ पे ब्रिटिश ये कह रहे हैं कि भाई देखो तुम यहाँ पे जो नमक है वो नमक नहीं उगा, मतलब है ना, मैन्युफैक्चर कर सकते, तो मतलब क्या होता है, सर, ठीक है। सॉल्ट के ऊपर अंग्रेजों की मोनोपोली 1800s में ही आ गई थी। इनफैक्ट 1800s के आसपास आपको नमक को लेके छोटी बड़ी जगहों के ऊपर आपको मूवमेंट्स भी होते हुए मिल जाएंगे, सर, ठीक है। तो देवर मल्टीपल इश्यूज जो उड़ीसा के अंदर भी निकल के आए, सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन बक्सी जगबंधु नाराज हुए। इसमें एक और रीजन भी है, द ऑक्शन ऑफ लोकल एस्टेट्स इन कैलकाटा विच ब्रॉट एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर, ठीक है। आप देखोगे तो ब्रिटिश क्या करते थे कि उड़ीसा के जो स्थानिक लोग थे उनकी जमीनें ली कि नहीं ली, सर, ठीक है। और वो जमीनें किसी और को बेच दी, राइट और रॉन्ग, किसको बेची, सर, ओके। तो बंगाल के जमींदारों को बेची गई। अब बंगाल का जमींदार तो उड़ीसा में कभी आया नहीं है, सर, इसी को ही कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। अगर आप जमींदारी व्यवस्था को थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जमींदारी सिस्टम की एक बहुत बड़ी नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये देखने को मिलती है जिसे कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। क्यों? क्योंकि जमींदार को तो से फॉर एग्जांपल बंगाल के सैकड़ों विस्तारों के अंदर जमीन मिल जाएगी, वो सब जगह के ऊपर थोड़ी जा पाएगा, सर, ठीक है। तो उड़ीसा वालों के साथ ब्रिटिश रूल की जब एंट्री हुई 1803 के बाद, तो उनको लग रहा था कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती किस बात के ऊपर हो रही है? हमारे ऊपर नमक की मोनोपोली लागू की गई, हम हमारा नमक नहीं बना सकते। एक नई करेंसी सिस्टम लागू कर दी गई है, एक ऐसी करेंसी सिस्टम जिसको लेके हम लोगों को इसके साथ सहमति नहीं है। हम यहाँ पे ये करेंसी सिस्टम के साथ साथ हमारी ज़मीनें छीन ली गई है, बाहर के लोगों को दिया गया है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के रूप में। और साथों के साथों वी विल ऑल्सो फाइंड कि इन्फ्लेशन हुआ है, ऑब्वियस है कि ये सब आपको इम्पैक्ट आपको यहाँ से मिलेगी। इन सभी के ही कारण वी विल सी कि जो पुलिस व्यवस्था थी वहाँ पे करप्शन था, ऑब्वियस था, ब्रिटिश ने एक व्यवस्था क्रिएट की थी। बक्सी जगबंधु ने 1817 में 29 मार्च के दिन ये विद्रोह शुरू किया, सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ये जो विद्रोह है इसके कारण मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए है। द रीजंस इंक्लूडेड द लॉस ऑफ पेट्रोनेज बाय दी जमींदार्स, मैंने बताया, टेरिटरी चली गई है, न्यू करेंसी सिस्टम है, न्यू रेवेन्यू सिस्टम है, सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली इन्होंने लागू की है। ये सब कुछ आपको कोट करना है अपने आंसर्स के अंदर। और वहाँ के जो ट्राइबल्स, लोकल्स, पाइक्स, जितने भी स्थानिक लोग थे
उन सब के ऊपर इसकी असर हो रही थी एंड दिस विल लीड टू रिबेलियन सर। ठीक है, ये रिबेलियन कब शुरू हुआ था? मार्च 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होगा। यहाँ के कोंद ट्राइब से, आप सबको पता होगा कोंद, कोंद करके एक ट्राइबल कम्युनिटी उड़ीसा में, उड़ीसा से लेके आपको छत्तीसगढ़ तक फैली हुई मिल जाएगी, उनके द्वारा ये विद्रोह हुआ। गुमसर करके एक जगह है, वहां पे ये विद्रोह हुआ, वहां से ये लोग खुर्दा गए। खुर्दा में ये बख्शी जंगबंधु इनको लीड कर रहे थे। तो इस तरह से बख्शी जगबंधु की अध्यक्षता में ये रिबेलियन को कंसीडर किया गया। वो पैक हुआ करते थे, पैकों को उन्होंने मोबिलाइज किया था सर। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या कहती है आगे सर? ओके, ऑन 29 मार्च 1817 द पैक्स अटैक द पुलिस स्टेशन। उन्होंने बानपुर और सैकड़ों जगह के ऊपर ये किया। उसके बाद इट स्प्रेड टू द डिफरेंट डायरेक्शंस एंड खुर्दा बिकेम इट्स एपिसेंटर। ये याद रखेगा सर, खुर्दा जो है वो एक एपिसेंटर के रूप में बन के आया। द जमींदार एंड द रैयत्स अलाइक जॉइन द पैक्स। अब दिस इज इंपॉर्टेंट सर, है ना, इसमें अब जमींदारों ने भी पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि जमींदार की खुद की भी जमीनें चली गई थी सर, अब किसान की तो खई गई थी। रैयत का मतलब भी होता है किसान। दोज हु डिड नॉट वर टेकन टू टास्क, अ नो रेंट कैंपेन वाज आल्सो स्टार्टेड, कि भाई हम भाड़ा नहीं देंगे। द ब्रिटिश ट्राइड टू डिस्लॉज द पैक्स फ्रॉम देयर एंट्रेंस पोजीशन बट फेल्ड ऑन 14 अप्रैल 1817। बख्शी जगबंधु लीडिंग 5 to 10,000 पैक्स, 10,000 लोगों को लीड करते हुए, एंड मैन ऑफ कंद ट्राइब्स सीज पूरी, इन्होंने पूरी भी जीत लिया जगन्नाथ टेम्पल को। एंड द हेजिटेंट एंड डिक्लेयर्ड द हेजिटेंट किंग मुकुंदेव टू एज द रूलर, है ना, वही मुकुंदेव जिनकी हालत खराब कर दी थी अंग्रेजों ने। द priest of the Jagannath temple also extended the pikes the full support। अब आपके लिए फैक्ट है ना, यूपीएससी आपको पूछेगा कि क्या पैका रिबेलियन के दौर में जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर कुछ सपोर्ट मिला था कि नहीं मिला था, या उसके कंटेक्स्ट में भी आपको पूछा जा सकता है, ये याद रखेगा। सीइंग द सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल द ब्रिटिश क्लैम्प्ड मार्शल लॉ, अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया उस दौर के अंदर। द किंग वॉज क्विकली कैप्चर्ड एंड सेंट टू प्रिजन इन कटक विथ हिज सन। द बक्सी विथ हिज क्लोज एसोसिएट Krishna Chandra Brahmbar Rai tried to cut off communication between Cuttack and Khurda as the uprising spread to the other parts of Odisha. Consequently, the British sent Major General Martindale, हमारे लिए important नहीं है, and to clear off the area from the clutches of the pikes, while all the same time announcing rewards for the arrest of Bakshi Jangbandhu and associates. In ensuing operations, the hundreds of pikes were killed. Obviously, British suppression इनके ऊपर heavy हुआ, and the British also came up with a scheme of amnesty। लोगों को माफ भी किया कि भाई चलो तुमको माफी दे देते, तुम वापिस आ जाओ, विद्रोह बंद कर दो। Thus by May 1817 the uprising was mostly contained, मतलब 2 महीने ही चलता है। आप ये भी देखने वाली बात ये है। However, outside खुर्दा it was sustained by बख्शी जगबंधु, क्योंकि जगबंधु उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में चले गए थे। He was supported with the राजा ऑफ कुजुंग, है ना, लोकल स्टेट्स के राजाओं ने उनको हेल्प की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पूछा जाएगा कि किसने बख्शी जगबंधु की हेल्प की थी। विथ अनफ्लिंच्ड लॉयल्टी ऑफ द पाइक्स अंटिल इज सरेंडर इन 1825। अब देखिए, नॉर्मली हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसके पहले के जितने भी रेबेलियंस हुए या बाद में भी रेबेलियंस होंगे, इसमें लीडर को मार दिया जाएगा। जैसे संथाल रेबेलियन आपको मिलता है, संथालों ने विद्रोह किया 1854 से तकरीबन 1856 तक, बट देन सिदो एंड कनू मुर्मू वर किल्ड बाय द ब्रिटिश अराउंड सर। ठीक है, या बिरसा मुंडा आप देखोगे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और उनको भी मृत्यु हो जाती है 1899 के बाद सर। ठीक है, बट यहाँ बख्शी जगबंधु के केस में आपको ये चीज़ नहीं मिलती, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। ठीक है, ऑन देयर पार्ट द ब्रिटिश अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ लीनियंसी, इंडल्जेंस एंड फॉरबेरेंस टुवर्ड्स द पीपल ऑफ खुर्दा। अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल दी, रिफॉर्म्स कर दिए। क्या रिफॉर्म्स कर दिए? द प्राइस ऑफ द सॉल्ट वॉज reduced, necessary reforms were made in the police and the justice system। revenue officials को कहा गया कि भाई तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लैंड होल्डर्स को अपनी जमीनें वापिस दी जाती है, आप देखने वाली बात करिए। इवन वहां के राजाओं को भी कहा गया कि आप पूरी जाइए, वहां की गद्दी के ऊपर बैठिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सम इट वॉज द फर्स्ट सच पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग इन उड़ीसा। उड़ीसा में ये सबसे पहला था सर। ठीक है, इट वॉज हैविंग अ very far-reaching effort for the British administration to merely call Pike rebellion, it will be thus an understatement। ये बेसिकली विद्रोह के रूप में नहीं था, इसको अंडरस्टेटमेंट किया गया। इसी के कारण उड़ीसा के लोगों ने उस टाइम पे भी डिमांड की, मतलब 2017 के बाद लीडर्स ने, कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस देना चाहिए। अब ये तो हमारी संसद में क्लैरिटी आ गई है कि भाई इट इज नॉट गिवन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ये तो क्लियर है सर। ठीक है, अब मुद्दा आज की तारीख में क्या हो, एनसीईआरटी में ये पूरा का पूरा बॉक्स दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सर। ठीक है, बख्शी जगबंधु 1825 के अंदर सरेंडर करते हैं और बाकी सारे ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी बदल दी है सर। ठीक है, तो ब्रिटिश ने पॉलिसी चेंज कर दी, ब्रिटिश ने खुद स्वीकारा कि हाँ भाई
ठीक है ना, हम रेडी है इनको रिफॉर्म्स के रूप में एडमिनिस्टर करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि पैका रेबेलियन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देखा गया है। तो देखिए, पैका रेबेलियन वाज वन ऑफ द लोकलाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट और इन द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। भारतीय इतिहास में जैसे 1857 के इवेंट को भी देखोगे तो लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, पर या बिरसा मुंडा के रिवॉल्ट को देखो, संथालों के रिवॉल्ट को देखो, हो के रिवॉल्ट को देखो, तो उन सब में आपको लैक ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई देखो ये तो परंपरागत विद्रोह थे, इसमें राष्ट्रवादी कुछ नहीं था, पर इन रियलिटी भारतीय इतिहास मूलतः से सब नेशनलिज्म से भरा हुआ है। अब आप पूछोगे सब नेशनलिज्म क्या है सर, ठीक है, तो देखिए एक स्थानिक विस्तार के अंदर जब लोग अपनी राष्ट्र भावना से प्रेरित होके, है ना, राष्ट्रवाद से प्रेरित होके अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे, तो उसको सब नेशनलिज्म। अब पूरे भारत में ये फीलिंग शायद अभी इमीडिएटली नहीं आई थी 1817 में, पर एक विस्तार में तो आनी शुरू हो गई थी। तो इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है और इसी के कारण एनसीईआरटी ने अपनी ये जो अवर पास्ट करके जो बुक है इसमें इसको इंक्लूड भी किया था। अब इसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई, है ना। कंट्रोवर्सी क्या हुई, नवीन बाबू ने अभी ट्वीट कर दिया 2 दिन पहले, कहा कि भाई देखो आपने तो हटा दिया है। अब एनसीईआरटी खुद अब मार्केट में आई, एनसीईआरटी को उसके ऊपर क्लैरिटी देनी पड़ी। एनसीईआरटी ने क्या कहा भाई, एनसीईआरटी ने ये कहा है कि भाई देखो हम हटा नहीं रहे हैं, ये जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है ग्रेड 8 की सोशल साइंस की, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये वाली सर, ठीक है ना, ये तो 6th-7th की है, बट 8वीं कक्षा की भी ऐसी ही है, उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में से हमने उसको हटा दिया है। पर इसका जो सेकंड वॉल्यूम आएगा सितंबर अक्टूबर 2025 में उसमें ऐड करेंगे सर, ठीक है। उसमें कूका मूवमेंट को भी ऐड करेंगे, है ना, समझे, उन सब को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एनसीईआरटी ने ये नहीं कहा है हटा दिया है, पर स्टैंडर्ड 8 के 2 वॉल्यूम है तो सेकंड वॉल्यूम में ऐड करने की बात की है। खैर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैका रेबेलियन के कंटेक्स्ट में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इट वाज एन एग्जांपल ऑफ सब नेशनलिज्म। नो डाउट उसको काफ़ी लोग ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स के रूप में, ये ट्रेडिशनल रिवॉल्ट के रूप में डालते हैं सर, ठीक है। पर देखिए भारत में लैक ऑफ नेशनलिज्म के बेसिस के ऊपर आधुनिक राष्ट्रवाद जिसे आज कहते हैं, वो कंपेरेटिवली आपको ना दिख रहा हो, पर वो लोकल मूवमेंट के रूप में अपनी माटी के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने प्रदेश के लिए फाइट कर रहे थे अगेंस्ट अ फॉरेन इंपीरियल डोमिनेशन। तो इसको सब नेशनलिज्म के रूप में कंसिडर किया जाता है और ऐसे ही सैकड़ों आपको रिबेलियंस ब्रिटिश कार्यकाल के अंदर मिलेंगे सर, ठीक है। तो आप कभी इतिहास उठा के देखोगे ना दोस्तों, है ना, यू विल पिक अप द हिस्ट्री, तो यू विल रियलाइज कि इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट या वेन एवर दी रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश वर स्टार्टिंग सर, ठीक है। तो जैसे 1817 में पैका लोगों ने विद्रोह किया 1817 में ही, वैसे ही आपको तमिलनाडु के अंदर 1806 के अंदर ही वेल्लोर में म्यूटिनी देखने को मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। अच्छा, इसी दौर में आप देखोगे 1818 के आसपास, 1820 के आसपास भील कम्युनिटी का विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। एंड कंटिन्यूअसली वी विल सी कि भारत के अलग अलग विस्तारों में, जैसे 1854 के आसपास आप देखोगे 54 से 56 के बीच में, तो आपको संथाल रेबेलियन भी मिले हैं। तो देवर कंटिन्यूअस रेबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, ओके। अब आप सबको एक नोट के रूप में आइडेंटिफाई कर दोगे तो क्या मतलब है। इनफैक्ट ये जो रेबेलियंस हुए थे 1757 से लेके 1857 तक हुए थे, और 1857 को ही बहुत सारे लोग इतिहास में कहते हैं इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द प्रीवियस रेबेलियंस दैट हैड टेकन प्लेस, ठीक है। तो पैका रेबेलियन है अभी भी एनसीईआरटी के अंदर ही है, खाली वॉल्यूम 2 के अंदर आएगा। बाकी आप लोग इतनी फैक्ट याद रखेगा क्योंकि यूपीएससी आपको हिस्ट्री के करंट अफेयर्स में से बैकवर्ड लिंकेजेस से पूछता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने आपको ये 5-6 मुद्दे के ऊपर चर्चा कर दिया है। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। दिस इज मी प्रतीक नायक, और मैं आपके लिए लेके आया था हिस्ट्री करंट अफेयर्स, जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे पैका रेबेलियन के बारे में। और भी मुद्दे हैं, और भी विषय है, आप जरूर से हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करिए। और अभी 19,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इसका लाभ उठाइए। PN लाइव कोड को यूज करना ना भूलेगा। दिस इज मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक सब चीज़ें मिल जाएगी, और ये सेशन आपको कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर से बताना। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।